Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is time to talk about blood vessels, the third component of the circulatory system. The third component of blood circulatory system of human comprises of blood vessels. There are three types of blood vessels: arteries, capillaries, and veins. So first of all, what are the arteries? Arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart to different parts of the body. आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड को लेकर बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती। इसके बाद आर्टरीज की वाल्स की बात करेंगे। द वॉल ऑफ द आर्टरीज इज मेड अप ऑफ 3 layers. Arteries have thick muscular walls and their walls have 3 layers. We can see here, this is the outermost layer of the artery wall, and this layer consists of connective tissue and elastic fibers. आर्टरी की जो सबसे बाहर वाली वाल की लेयर होती है उसमें कनेक्टिव टिश्यूज हैं और इलास्टिक फाइबर्स हैं। दिस इज द मिडल लेयर. दिस मिडल लेयर हैज स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, और ये इनर मोस्ट लेयर है. दिस इनर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एंडोथेलियम. तो हमने देखा कि wall of the arteries is made up of 3 layers. The outer layer made up of connective tissue and elastic fibers. Middle layer have thick muscular tissue and elastic fibers. जबकि innermost layer जो है वो single layer of cells पे मुश्तमिल होती है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं. This is single layer of cells called endothelium. इसके बाद मिडल लेयर जो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स पे मुश्तमिल है, और फिर सबसे बाहर ये थर्ड लेयर जो है, जो आउटर मोस्ट लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर्स पे मुश्तमिल है. और दिस इज द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी. ल्यूमन कैविटी को कहते हैं, बोर को कहते हैं. जो आर्टरी के अंदर सुराख है उसके लिए ल्यूमन का वर्ड इस्तेमाल होता है. इसके बाद हम बात करेंगे हाउ the smooth muscles of the arteries are controlled. The contraction of the circular smooth muscles of the arteries and arteriole is under the control of nervous system and endocrine system. जैसे हमने पीछे पढ़ा कि आर्टरी की जो वाल की मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स पे मुश्तमिल है, और वो स्मूथ मसल्स अलोंग द सर्कल्स अरेंज होते हैं, उन्हें सर्कुलर मसल्स कहते हैं. उनकी कंट्रैक्शन को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. हम देखते हैं कि जब these arteries और arterioles are stimulated, जब आर्टरीज को स्टिमुलेशन मिलती है, नर्वस सिस्टम से मैसेज मिलता है, तो आर्टरीज के मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं. जब आर्टरी के मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो आर्टरीज एंड आर्टियोल्स कंस्ट्रिक्टेड. कंट्रैक्शन, मसल की कंट्रैक्शन की वजह से आर्टरीज टेंड टू कंस्ट्रिक्ट, आर्टरीज टेंड टू क्लोज. आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है. एज अ रिजल्ट ब्लड फ्लो इज रिड्यूस इन देम. उनके अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड वैसोकंस्ट्रिक्शन. तो वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या बला है? व्हेन आर्टरीज आर स्टिमुलेटेड, their muscles are contracted. As a result of contraction of the muscles, arteries or arterioles are constricted and the flow of them is reduced in them. This condition is called vasoconstriction. On the other hand, when
muscles of the arteries or arterioles are relaxed, they are dilated. जब आर्टरीज की स्मूथ मसल जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं, आर्टरीज फैल जाती हैं, उनका ल्यूमन बढ़ जाता है, एंड ब्लड फ्लो इज इंक्रीज इन देम, उनके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है. दिस इज कॉल्ड वेजो डायलेशन. तो व्हाट इज वेजो कंस्ट्रिक्शन? कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन. और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह क्या है? स्मूथ मसल्स आर कंट्रैक्टेड, और उसकी वजह से ब्लड का फ्लो उनके अंदर कम हो जाता है. जबकि वेजो डायलेशन में क्या होता है? मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, उनके अंदर उनका ल्यूमन बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है. आप देख सकते हैं दिस इज नॉर्मल आर्टरी, और इस नॉर्मल आर्टरी में इस तरफ ये वाली जो कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी दिखाई गई है, इसमें मसल कंट्रैक्ट है और ल्यूमन नैरो हो गया है और ब्लड का फ्लो जो है उनके अंदर कम हो गया है. दूसरी तरफ ये वाली आर्टरी जो है ये डायलेटेड आर्टरी दिखाई गई है. डायलेटेड आर्टरी में मसल रिलैक्स हैं, ल्यूमन ब्रॉड हो गया है और ब्लड का फ्लो जो है वो ज्यादा हो गया है. इसके बाद आर्टियोल्स themselves divide rapidly until they form a dense network of microscopic vessels called capillaries. जैसे हम देख सकते हैं तो बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी जो है वो एओर्टा होती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है. द लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा. उससे जो निकलने वाली ब्रांचेस उन्हें आर्टरीज कहते हैं. ये लार्जर आर्टरीज, फिर स्मॉलर आर्टरीज, और टिश्यूज के करीब जाकर आर्टरीज आर्ट्रियोल बन जाती हैं, और टिश्यूज के अंदर जाकर आर्ट्रियोल्स बिकम माइक्रोस्कोपिक वेसल, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं. कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स के मिलने से वेन्स बनती हैं, और वेन्स मिलकर वीना केवा बनाती हैं, और वीना केवा ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ चल पड़ती हैं. ये सिस्टेमिक सर्किट है. इसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस, वन ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द आर्टरीज, उसका जिक्र किया गया है. एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड एथियर मीन पोरज, और दूसरा स्क्लेरोसिस हार्डनिंग. व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? इट इज कोएग्जिस्टिंग एथीरोमा एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. एथीरोमा और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का इकट्ठे होना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है. Atherosclerosis is a condition where there is a coexisting atheroma and arteriosclerosis. एथीरोमा और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का एक साथ होना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है. अब दोनों कंडीशंस, एथीरोमा क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है, उसकी बात करते हैं. एथीरोमा is a deposition of hard yellow plaque of lipoid material in the innermost layer of the arteries. आर्टरीज की जो सबसे अंदर वाली लेयर, जो एंडोथीलियम जो होती है, उसके अंदर येलो कलर की लेयर का जम जाना, लिपॉइड मटेरियल का जम जाना, फैटी मटेरियल का जम जाना, इसको एथीरोमा कहते हैं. Athyroma is a deposition of hard yellow plaque of lipoid material. Plaque हार्ड लेयर को कहेंगे, लिपॉइड मटेरियल फैटी मटेरियल, और ये कहां जमता है? इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरीज, विच मे बी ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड. और इसकी वजह ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो सकता है. तो व्हाट इज एथीरोमा? एथीरोमा इज डिपोजिशन ऑफ yellow plaque of lipoid material in the innermost layer of the arteries, which may be due to high level of cholesterol in the blood. ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने की वजह से आर्टरीज की सबसे अंदर वाली लेयर के अंदर येलो लेयर, फैटी मटेरियल की येलो लेयर का जम जाना, येलो मटेरियल का जम जाना, ये एथीरोमा कहलाता है. और दूसरी जो कंडीशन है वो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज अ डीजेनरेटिव आर्टेरियल चेंज. आर्टरी के अंदर नेगेटिव चेंजेस आती हैं, विच इज एसोसिएटेड विद एडवांसिंग एज. एज के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ
आर्टरीज के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आना, नेगेटिव चेंजेस आने को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ये नेगेटिव चेंजेस क्या होती हैं? प्राइमरली अ थिकनिंग ऑफ द मिडल लेयर ऑफ द आर्टरीज। बुनियादी तौर पर जो आर्टरीज की जो मिडल लेयर होती है वो थिक हो जाती है, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, एंड यूजुअली एसोसिएटेड सम डिग्री ऑफ एथीरोमा, और उसकी वजह एथीरोमा होता है। वैसे तो एज के साथ साथ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होना एक कुदरती अमर है। आर्टरीज के अंदर नेगेटिव चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन अगर एथीरोमा की वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, एथीरोमा की वजह से नेगेटिव चेंजेस आए, तो इसको कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस causes narrowing and hardening of the arteries. एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, एंड दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रम्बस। इस वजह से ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थ्रम्बस मीन mass of clotted blood, and if the thrombus is formed in the brain and the heart, it is fatal. अगर ब्रेन के रीजन में, हार्ट में थ्रम्बस बन जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। एथीरोस्क्लेरोसिस is a major condition leading to heart attack. आप देख सकते हैं ये एक आर्टरी दिखाई गई है, और आर्टरीज की ये वाली इनर मोस्ट लेयर एंडोथेलियम, और इसकी इनसाइड पे ये येलो प्लाक ऑफ लिपॉइड मटेरियल इस तरफ भी और इस तरफ भी जम गया है। इसको कहते हैं एथीरोमा, और इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो नैरो हो गई हैं, उनके अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, और इसी वजह से आर्टरीज हार्ड हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ब्लड वेसल की है वो कैपिलरीज कहलाती है। जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट आर्टरी ब्लड बॉडी में होती है उसको एओर्टा कहते हैं। एओर्टा की ब्रांचेस आर्टरीज कहलाती हैं। आर्टरीज आर्टियोल बनती हैं, और टिश्यू के अंदर आर्टियोल बिकम माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आर द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। देयर वॉल्स हैव ओनली वन सेल थिक। उनकी वाल सिर्फ एक सेल थिक होती है, उसको एंडोथेलियम कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एक कैपिलरी दिखाई गई है, और ये कैपिलरी की वाल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एंडोथेलियम। तो कैपिलरीज क्या हैं? कैपिलरीज आर द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स whose wall consists of only one cell thick. Although blood appear confined within the capillary walls, अगरचे ब्लड कैपिलरी की वॉल के अंदर महदूद रहता है, द लेटर आर permeable, यानी लेटर मीन वॉल, कैपिलरी की वॉल कुछ हद तक permeable होती है, जिसके नतीजे में with the result that water and dissolved substances pass in and out, जिसकी वजह से वाटर और उसके अंदर मौजूद डिसॉल्व सब्सटेंसेस कैपिलरी के अंदर और बाहर पास हो सकते हैं, एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विद द टिश्यूज अराउंड द कैपिलरी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज वाया टिश्यू फ्लूइड। हमने ये बात की कि ब्लड, अगरचे ब्लड कैपिलरी के अंदर महदूद होता है, लेकिन फिर भी कैपिलरी की वॉल में से कुछ वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंसेस कैपिलरी के अंदर बाहर जा सकते हैं, और उसकी वजह से गैसेस, फूड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के दरमियान। द कैपिलरी नेटवर्क इज सो डेंस that no living cell is far from the supply of oxygen and food. टिश्यू के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क इतना घना होता है, कैपिलरीज की ब्रांचेस इतनी ज्यादा होती हैं कि कोई भी सेल फूड की सप्लाई से, ऑक्सीजन की सप्लाई से दूर नहीं होता। यानी हर सेल को फूड की सप्लाई हो जाती है, हर सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है, और इसकी वजह क्या है कि कैपिलरी का नेटवर्क बहुत ही घना होता है। इन द लिवर,
एवरी सेल इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द कैपिलरी। और लिवर के अंदर, लिवर क्योंकि सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक पाथवेज लिवर सेल के अंदर होते हैं, इसलिए लिवर के अंदर कैपिलरी नेटवर्क बहुत ही डेंस होता है और वहां तकरीबन हर सेल जो है वो कैपिलरी के साथ बराह रास्त कंटैक्ट में होता है। आप देख सकते हैं ये ब्लड कैपिलरी की वॉल्स दिखाई गई हैं, ये वाली और ये वाली, ये बॉडी सेल्स हैं। न्यूट्रिएंट्स ब्लड से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से निकलकर बॉडी के सेल्स में, और इसी तरीके से ऑक्सीजन ब्लड से निकलकर ब्लड कैपिलरी की वॉल से होते हुए टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से बॉडी सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से ब्लड कैपिलरी में, और इसी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में आती हैं और टिश्यू फ्लूइड से ब्लड कैपिलरी में चली जाती हैं। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स कैपिलरी के लेवल पे होता है। सिर्फ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी कैन बी अल्टर्ड by nervous stimulation, which tend to close them, and the chemicals such as histamine dilate them. कैपिलरी का जो डायमीटर होता है, कैपिलरी की जो मोटाई है वो तब्दील होती है, वो अल्टर्ड होती है नर्वस स्टिमुलेशन से। नर्वस सिस्टम से जो मैसेज आता है तो कैपिलरी का डायमीटर कम हो जाता है, कैपिलरी टेंड टू क्लोज, कैपिलरी बंद होती है, जबकि केमिकल जो हिस्टामीन होता है, जो एलर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल है, वो कैपिलरी को डायलेट करता है। तो कैपिलरी के डायमीटर में तब्दीली आती है। डायमीटर ऑफ कैपिलरी कैन बी अल्टर्ड। और कैसे अल्टर्ड होता है? बाय नर्वस स्टिमुलेशन। नर्वस सिस्टम से जब उसको मैसेज मिलता है, और नर्वस सिस्टम से आने वाला मैसेज जो है वो कैपिलरी को क्लोज करने की कोशिश करता है, जबकि केमिकल सच एज हिस्टामीन जो है वो कैपिलरी को डायलेट करता है। The change in diameter is brought about by the change in the shape of the cell constituting their wall. कैपिलरी के डायमीटर में चेंज कैसे आती है? कैपिलरी के डायमीटर में चेंज आती है, कैपिलरी की वॉल के जो सेल हैं उनकी शेप में चेंज आती है। कैपिलरी की वॉल के जो सेल हैं, कैपिलरी की वॉल बनाने वाले जो सेल हैं, उन सेल की शेप में तब्दीली आने से कैपिलरी के डायमीटर में चेंज आती है। The precapillary sphincter also regulate the amount of blood flowing in the capillaries. हर कैपिलरी नेटवर्क से पहले एक मसल का रिंग है जिसको कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। आप देख सकते हैं ये एक कैपिलरी नेटवर्क है, ये दूसरा कैपिलरी नेटवर्क है, और इस कैपिलरी नेटवर्क के ऊपर ये मसल का रिंग जो कहलाता है, ये जो रिंग सा है, इस रिंग को कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर किसी भी कैपिलरी नेटवर्क में अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर also regulate the amount of blood flowing in the capillary. Thus, the amount of blood flowing in certain tissue is controlled. हर टिश्यू के अंदर कितना ब्लड फ्लो होगा, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होगा, दिस इज कंट्रोल्ड बाय प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है वो ओपन है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो हो रहा है, कैपिलरी नेटवर्क एक्टिव है। और अगर ये कैपिलरी जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है ये क्लोज हो जाए, फुली कंट्रोल हो जाए, तो ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है या ब्लड का फ्लो नहीं रहता। इसके बाद जैसे हमने बोला कि जो कैपिलरीज हैं, दे आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज वाया टिश्यू फ्लूइड। ब्लड और टिश्यूज के दरमियान मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो कैपिलरी के लेवल पे होता है और वाया टिश्यू फ्लूइड होता है। हम देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला, द कैपिलरीज आर द साइट्स, ये कैपिलरी का फंक्शन हो गया। कैपिलरीज आर द साइट्स वेयर द मटेरियल्स आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू।
ब्लड और बॉडी टिश्यू के दरमियान मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो कैपिलरीज के लेवल पे होता है, और दिस एक्सचेंज अकर्ड इन 3 वेज। 3 तरीकों से ये एक्सचेंज होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये कैपिलरी की वॉल दिखाई गई है, ये कैपिलरी की वॉल के सेल हैं, ये वाले और ये वाले, और ये जो थिक रेड एरोज हैं, ये वाले ये ब्लड के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाले टिश्यूज हैं, ये टिश्यू दिखाए गए हैं, टिश्यू है, और ये टिश्यूज के अंदर ये वाले जो डॉट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को या टिश्यू फ्लूइड को। तो जैसे मैंने बताया कि मटेरियल का एक्सचेंज होना है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू वाया टिश्यू फ्लूइड एट द लेवल ऑफ कैपिलरी। इसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, आप ये रेड एरोज देख सकते हैं कि सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड enters the cells lining the capillary wall by diffusion or active transport and then out into the tissue fluid। कि ब्लड से सब्सटेंसेस ब्लड की कैपिलरी की कैविटी से सब्सटेंसेस डिफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कैपिलरी की वाल के जो सेल्स हैं उनके अंदर एंटर होते हैं, और फिर डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए टिश्यू फ्लूइड में जाते हैं और टिश्यू फ्लूइड से टिश्यूज में चले जाते हैं। और यही रास्ता बैक भी हो सकता है, यानी टिश्यू से मटेरियल इसी रास्ते यानी कैपिलरी की वाल में से होते हुए वापस ब्लड में भी आ सकते हैं। ये पहला पाथवे है, ये पहला रास्ता है। कैसे लिखता है बुक वाला? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन टू द सेल्स लाइनिंग द कैपिलरी वॉल into the interstitial या extracellular fluid and then to the body cells and vice versa। बताने वाली बात यह है कि कैपिलरी की ब्लड में से सब्सटेंसेस जिनको टिश्यूज के अंदर जाना है वो कैपिलरी के ब्लड में से डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कैपिलरी की वाल बनाने वाले सेल्स के अंदर चले जाएंगे और फिर सेल्स में से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से निकलकर टिश्यूज के अंदर। द सेम पैसेज मे बी यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड। इसके लिए ये पॉइंट है जो हमारी बुक वाले ने दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन थ्रू द सेल्स लाइनिंग द कैपिलरी वॉल into the interstitial fluid or extracellular fluid and then to the body cells and vice versa। तो एक पैसे ये है कि मटेरियल ब्लड से निकलकर कैपिलरी की वाल के सेल में डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएं और फिर टिश्यू फ्लूइड में जाएं और टिश्यू फ्लूइड से टिश्यूज में। दूसरा यह है कि मटेरियल्स ब्लड में से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में आए या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आए थ्रू द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द कैपिलरी वॉल। कैपिलरी की वाल बनाने वाले जो सेल्स हैं उनके दरमियान स्पेस है, उस स्पेस में से मटेरियल निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ सकते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से टिश्यू में, और इसी तरीके से टिश्यू से जो मटेरियल्स ब्लड में जाएंगे वो भी टिश्यू से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में जाएंगे थ्रू द स्पेस बिटवीन द सेल्स। सेकंड पॉइंट है थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द कैपिलरी टू एंड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जो थर्ड पैसेज है वो ये है कि ब्लड कैपिलरी की कैविटी से मटेरियल एंडोसाइटोसिस के जरिए कैपिलरी की वाल बनाने वाले सेल्स में जाए और फिर एक्सोसाइटोसिस के जरिए टिश्यू फ्लूइड में चले जाएं और वहां से टिश्यूज के अंदर। इसी तरीके से मटेरियल जो है वो टिश्यू फ्लूइड से एंडोसाइटोसिस के जरिए कैपिलरी के सेल में और कैपिलरी के सेल से एक्सोसाइटोसिस के जरिए ब्लड में जा सकते हैं। मटेरियल फ्रॉम द कैविटी ऑफ द कैपिलरी are also taken up by endocytosis
and then pass to the outside by exocytosis. Same is true for some material entering from the extracellular fluid into the blood. तो जैसे मैंने आपको यह बात बताई कि कैपिलरी आर द साइट वेयर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू वाया टिश्यू फ्लूइड, और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए 3 पैसेज वेज हमने पढ़े। आखिर में लिखता है thus the exchange of material takes place between blood and tissue via extracellular or interstitial fluid. Capillaries join to form venules, which join to form veins. Capillaries आपस में मिलकर venules बनाती हैं, venules मिलकर veins बनाती हैं। तो यूं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल वेन्स हुआ। Veins are the blood vessel which transport blood from the body cells towards the heart. The wall of the veins has the same 3 layers as are present in the arteries, but the middle layer is relatively thin and only slightly muscular with a few elastic fiber. वेन की वॉल भी 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। यहां पर भी जो आउटर मोस्ट लेयर वो कनेक्टिव टिश्यू पे मुश्तमिल होती है, मिडल लेयर में स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंडोथेलियम पर मुश्तमिल होती है। लेकिन यहां फर्क यह है कि मिडल लेयर में स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स आर्टरी की निस्बत कम होते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं आर्टरीज हैव थिक मस्कुलर वॉल्स, जबकि वेन्स हैव कंपैरेटिवली थिन वॉल्स एंड लेस इलास्टिसिटी। वेन्स की वॉल में मसल्स कम होते हैं और इलास्टिक फाइबर कम होते हैं एज कंपेयर टू द वॉल ऑफ द आर्टरी, और इसका ल्यूमन जो है ये ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। The pressure of the surrounding muscles when they contract tend to squash the veins and assist in the return of the blood toward the heart. जैसे हमने ये पढ़ा कि veins brings blood back to the heart. कौन सी ऐसी चीज है जो ब्लड के बैक फ्लो में हेल्प करती है? वेन्स, ये वेन्स दिखाई गई हैं। वेन्स की सराउंडिंग में स्केलेटल मसल्स होते हैं। जब ये स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन से वेन को स्क्वैश किया जाता है, वेन में को प्रेस मिलता है, वेन्स प्रेस होती हैं। जब वेन्स प्रेस होती हैं तो ब्लड जो है वो आगे फ्लो करता है। तो इसलिए हमारी बुक वाले ने लिखा है the flow of the blood in the vein is assisted by the contraction of the muscle which surround the veins. यहां मसल कंट्रैक्ट हुए हैं, वेन स्क्वैश हुई है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हो गया और वेल्व ओपन हो गए। वेन्स के अंदर सेमिलुनर वेल्व होते हैं, वेल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड उसमें से गुजर जाता है। अब इस डायग्राम में स्केलेटल मसल जो है वो रिलैक्स हो गए। जब स्केलेटल मसल रिलैक्स हो गए तो वेन के जो प्रेस था वो भी नहीं रहा, इसलिए ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा। तो वेन मसल की कंट्रैक्शन से ब्लड फ्लो में असिस्टेंस होती है, ब्लड फ्लो में मदद मिलती है। The semilunar valves are present in the veins. वेन्स के अंदर सेमिल्यूनर वेल्व्स होते हैं। These valves prevent the backflow of blood as it is moving towards the heart. ये वेन दिखाई गई है और ये वेन के अंदर सेमिल्यूनर वेल्व है। जब डायरेक्शन ऑफ ब्लड, जब ब्लड यहां पहुंचता है तो वेल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड यहां से गुजर जाता है, लेकिन इसके बाद जो वेल्व इस तरह से क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से बैक फ्लो ब्लड नहीं होता। तो जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन द वेन्स टेंड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड।
veins join to form larger veins, and ultimately they form the vena cava, inferior vena cava and superior vena cava, which pour the blood into the right atrium of the heart. छोटी वेन्स मिलकर बड़ी वेन्स बनाती हैं और अल्टीमेटली सबसे बड़ी वेन वीना केवी बनती हैं, जिनको हमने इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा कहा। वो ब्लड को राइट ऑर्टियम में डाल देती हैं हार्ट के। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉड टू द लेफ्ट ऑर्टियम बाय पल्मोनरी वेन। आप देख सकते हैं जो सर्कुलेटरी पाथवे है, जो सिस्टेमिक सर्किट है, वो कुछ यूं है। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है। एओर्टा की ब्रांचेस आर्टरीज, लार्जर आर्टरीज, फिर उससे मजीद छोटी ब्रांचेस निकली, स्मॉलर आर्टरीज, और आर्टरीज से टिश्यूज के पास जाकर आर्टरीज आर्ट्रियोल बन जाती हैं। आर्ट्रियोल्स देन टिश्यूज के अंदर जाकर माइक्रोस्कोपिक वेसल कैपिलरीज बन जाती हैं। कैपिलरीज के मिलने से वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल्स के मिलने से वेन्स बनती हैं, छोटी वेन्स मिलकर बड़ी वेन्स बनाती हैं, और अल्टीमेटली वीना केवा बन जाती है, इंफीरियर वीना केवा या सुपीरियर वीना केवा, जो अपने ब्लड को हार्ट के राइट आर्टरी में डाल देती है। तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मासवाई पल्मोनरी वेन के जो लंग से ब्लड को वापस हार्ट में लगती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक चीज होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द प्रेशर विद इन द कैपिलरीज causes continuous leakage of fluid from the blood plasma into the spaces that surround the capillaries and tissues। ये ब्लड कैपिलरी है, ये वाली, और इसके अंदर ये ब्लड का फ्लो। जब ब्लड कैपिलरीज में गुजरता है तो प्रेशर की वजह से सम लिक्विड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द कैपिलरी एंड एंटर्स इन द स्पेसेस बिटवीन द टिश्यू। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब ब्लड कैपिलरीज में से गुजरता है तो ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ लिक्विड ब्लड कैपिलरीज में से निकलकर टिश्यूज के दरमियान जो खाली जगह होती है उसके अंदर जमा हो जाता है। इस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। ये वाली बात लिखी है, द प्रेशर विद इन द कैपिलरीज causes continuous leakage of fluid from the blood plasma into the spaces that surround the capillaries and tissues। इस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। दिस फ्लूइड प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ वाटर। इसमें बुनियादी तौर पर वाटर होता है, in which dissolve nutrients, hormones, gases, waste और small proteins from the blood present होती हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन कौन सी चीजें हैं? वाटर मेनली, इसके अलावा डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, गैसेस, वेस्ट मटेरियल और स्मॉलर प्रोटीन्स। Interstitial fluid will not contain larger proteins, red blood cell and platelets। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लार्जर प्रोटीन्स नहीं हो सकती, रेड ब्लड सेल नहीं हो सकते, प्लेटलेट्स नहीं हो सकते, बिकॉज दे कैन नॉट क्रॉस द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द कैपिलरी वॉल। क्योंकि कैपिलरी की वॉल के सेल के दरमियान जो स्पेस है वो इतने ज्यादा बड़े नहीं होते कि उनमें से बड़ी प्रोटीन्स, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स बाहर निकल सकें। So they remain within the capillary। इसलिए रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और लार्जर प्रोटीन ब्लड के अंदर, कैपिलरी के अंदर ही रहते हैं। लेकिन some white blood cell can squeeze out to the intercellular spaces of the capillary wall। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल क्योंकि अमीबा लाइक मूवमेंट शो करते हैं, वो स्क्यूज करते हुए कैपिलरी की वॉल के जो सेल के दरमियान स्पेस होता है उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल कैपिलरी की वॉल में से बाहर आ सकते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में व्हाइट ब्लड सेल हो सकते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और लार्जर प्रोटीन्स नहीं होते। Interstitial fluid is the medium through which the exchange of material between the blood and nearby cells occur। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्या काम है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो सेल्स को वेट रखता है, वो टिश्यूज को वेट रखता है, ये मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। इसके बाद आर्टरी, वेन, कैपिलरीज में डिफरेंस हमारी बुक वाले ने लिखे हैं। हम
जल्दी से मैं सामने आपको रीड कर देता हूं। 3 कॉलम बने हुए हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। पहले कॉलम में डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो का जिक्र किया है। आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू कैपिलरीज, जबकि वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स। Veins collect blood from body through the capillaries and transport it towards the heart. जबकि capillaries जो हैं they provide link between arteries and vein. तो सबसे पहले direction of blood flow में arteries carry blood away from the heart, veins brings blood back to the heart, जबकि capillaries link arteries and veins. इसके बाद टाइप ऑफ ब्लड का जिक्र किया है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मास वाई पल्मोनरी आर्टरी के, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेकर जाती है, जबकि ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स से ब्लड को वापस लाती है। जबकि जो कैपिलरीज होती हैं उनमें मिक्स ब्लड होता है। कैपिलरी की वो साइड जो आर्ट्रियोल की तरफ होगी उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और कैपिलरी की वो साइड जो वेन्यूल की तरफ होगी वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसके बाद नंबर 3 पे वेल्व का जिक्र किया गया है। आर्टरीज, देयर आर नो वेल्व्स इन द आर्टरीज एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा। वो भी हार्ट के वाल्व कंसीडर की जाते हैं। तो आर्टरीज में वाल्व नहीं होते मासवाई पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा की बेस पे, जबकि वाल्व्स मौजूद होते हैं वेन्स में। वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जबकि कैपिलरीज में भी वाल्व मौजूद नहीं होते। इसके बाद ब्लड प्रेशर का जिक्र किया गया है। आर्टरीज हैव हाई ब्लड प्रेशर, वेन्स में लो ब्लड प्रेशर होता है, जबकि कैपिलरीज में भी फॉलिंग प्रेशर होता है, प्रेशर गिर रहा होता है। पल्स, wave of blood pressure or pulse due to the heartbeat can be detected। जब ब्लड पंप करता है, हार्ट के चैम्बर की कंट्रैक्शन होती है तो ब्लड प्रेशर के साथ आता है। जब ब्लड प्रेशर के साथ आता है तो आर्टरी की वाल स्ट्रेच हो जाती हैं, क्योंकि आर्टरी की वाल इलास्टिक होती हैं, आर्टरी थोड़ा सा फूल जाती है। लेकिन जब प्रेशर के साथ ब्लड नहीं आता, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो वेन थोड़ा सा सिकुड़ जाती हैं। इसको हम पल्स की सूरत में महसूस कर सकते हैं। तो पल्स कैन बी डिटेक्टेड इन द आर्टरीज, जबकि वेन्स में पल्स डिटेक्ट नहीं होती। कैपिलरीज में भी वेन पल्स डिटेक्ट नहीं हो सकती। इसी तरीके से नंबर 6 पे रेट ऑफ ब्लड फ्लो का जिक्र किया गया है। रेट ऑफ ब्लड फ्लो रैपिड होता है आर्टरीज में 400 से 500 मिलीमीटर पर सेकंड एओर्टा में, और फिर आर्टरीज में कम होता जाता है और आर्ट्रियोल में मजीद कम हो जाता है। तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा एओर्टा में होता है, उससे कम आर्टरीज में, उससे कम आर्ट्रियोल में। जबकि वेन्स में रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीजेस फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन्स। मैं आपको बताता हूं, इस बात को आप दोबारा समझने की कोशिश करें कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है एओर्टा में, उससे कम आर्टरी में, उससे कम आर्ट्रियोल में, उससे कम कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के बाद जब वेन्यूल्स बनती हैं तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वेन्स में और बढ़ जाता है और वेना केवा में और बढ़ता है। तो रेट, इसलिए हमारी बुक पर लिखा है कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेस फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन्स, यानी वेन्यूल से वेन्स और फिर वेना केवा की तरफ जाएं तो ब्लड का फ्लो बढ़ता जाता है। जबकि ब्लड फ्लो स्लोएस्ट लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकंड इन द कैपिलरीज। कैपिलरीज में रेट ऑफ ब्लड फ्लो सबसे कम होता है और लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद बोर की जिक्र किया है, जो कैविटी होती है उसका जिक्र किया है। आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं, इसलिए उनका बोर नैरो होता है, स्मॉल बोर होता है, जबकि वेन्स की जो वॉल होती हैं वो कंपैरेटिवली थिन होती हैं और बोर जो है वो लार्जर होता है। जबकि कैपिलरीज में भी बोर लार्ज होता है, क्योंकि उनकी वॉल सिर्फ एक सेल थिक होती है। वॉल थिकनेस का जिक्र किया। आर्टरीज हैव थिक मस्कुलर वॉल्स विद अ लॉट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। आर्टरी की वॉल में मसल ज्यादा होते हैं, इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं, इसलिए
आर्टरीज की वाल में इलास्टिसिटी ज्यादा है। द इलास्टिसिटी हेल्प इन चेंजिंग द पल्सेटिंग ऑफ द ब्लड फ्लो, इसीलिए पल्स को हम महसूस कर तक सकते हैं आर्टरी में। जबकि वेन्स की वाल जो हैं वो कंपैरेटिवली लेस मस्कुलर होती हैं और उनमें इलास्टिक फाइबर भी कम होते हैं, इलास्टिसिटी कम होती है। जबकि कैपिलरीज में मसल्स नहीं होते, कैपिलरी की वाल सिर्फ वन सेल थिक होती हैं, वहां मसल्स होते नहीं। आखिर में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का जिक्र किया गया है। आर्टरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं होता, वेन्स में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता, लेकिन कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स, their structure, function and comparison. Thank you very much.